बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 6 है एमडी कैट का और हमारा जो चैप्टर है वो है वेव्स। चैप्टर नंबर 8 है ये फर्स्ट ईयर का। तो एमडी कैट की लेक्चर सीरीज का सिलसिला जारी है। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम देखते हैं इसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का डिफरेंस। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में देखें मीडियम का क्या डिफरेंस है। मैकेनिकल में स्टूडेंट आपको पता है मैकेनिकल वो वेव्स है जिन्हें ट्रेवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो वेव्स हैं जिन्हें आप ट्रेवल करने के लिए या एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। मैकेनिकल वेव्स में पार्टिकल्स टू एंड फ्रो मूव करते हैं, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड्स और वेव पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। मैकेनिकल वेव्स की एग्जांपल्स हैं साउंड वेव्स, वाटर वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एग्जांपल है सनलाइट जो सरफेस ऑफ अर्थ पर पहुंचती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। मैकेनिकल वेव्स की स्पीड डेंस मीडियम में मैक्सिमम होती है, जबकि इलेक्ट्रिकल वेव्स की स्पीड मैक्सिमम वैक्यूम में होती है। मैकेनिकल वेव्स की स्पीड वैक्यूम में मिनिमम होती है, जबकि डेंस मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड मिनिमम होती है। दोनों के लिए जो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं वो v इक्वल टू एफ लैम्डा है। हम इस फॉर्मूले को यूनिवर्सल भी कहते हैं, यानी किसी भी किस्म की वेव है तो हम रिलेशन v इक्वल टू एफ लैम्डा इस्तेमाल करते हैं। रिलेशंस डायरेक्ट आता है दोनों का वेवलेंथ के साथ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में स्पीड ऑफ लाइट का रिलेशन आप याद रखिएगा 1 अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी। आगे दो टाइप्स हैं मैकेनिकल की, ट्रांसफर वेव्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ट्रांसफर वेव्स वो है जिसमें वेव प्रोपागेट करती है, वेव्स के पार्टिकल बेसिकली परपेंडिकुलर प्रोपागेट करते हैं टू द मोशंस ऑफ द वेव, और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में वेव्स के पार्टिकल पैरेलल प्रोपागेट करते हैं टू द पार्टिकल ऑफ ऑसिलेशंस। ठीक है, वेव आगे बढ़ती है और पार्टिकल ऑफ ऑसिलेशन भी टू एंड फ्रो आगे और पीछे मूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेफ्लेक्शन। ट्रांसफर वेव में वेव ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। लॉन्गिट्यूडनल वेव में वेव ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेफ्लेक्शन। ट्रांसफर वेव का फार्मूला है v इक्वल टू अंडर रूट कैपिटल ई ओवर ई। ई यहाँ पर इलास्टिक मॉडुलस है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर जो फार्मूला है वो टी ओवर एम है। टी यहाँ पर टेंशन इन अ स्ट्रिंग है। ट्रांसफर वेव सॉलिड, लिक्विड, गैसेस सब में ट्रेवल कर सकती है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव सिर्फ सॉलिड्स में ट्रेवल करती है। फेज डिफरेंस और पाथ के दरमियान रिलेशन क्या है? फाइव इक्वल टू 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा। एक्स यहाँ पर वो पाथ है, यानी पॉइंट जहां पर आपने फेज डिफरेंस मालूम करना है। पाई फेज डिफरेंस है, लैम्डा वेवलेंथ है। आपके पास दो तरह के फेज डिफरेंस है, इन फेज एंड आउट फेज। इन फेज डिफरेंस एन लैम्डा फार्मूले से मालूम होता है, और आउट फेज जो है वो 2n+1 लैम्डा बाय 2 फार्मूले से होता है। जहां जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां वहां इन फेज पाथ डिफरेंस होगा, जहां जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां वहां पर आउट फेज पाथ डिफरेंस होगा। पहला एमसीक्यूज देखें। एन एक्सप्लोजन टेक प्लेस ऑन मून, ऑन अर्थ वन कैन ओनली हियर, ओनली सी एंड हियर एंड ऑल ऑफ दीज। एक शख्स चांद पर एक धमाका होता है तो जमीन पर वो देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, या सिर्फ देखा जा सकता है। तो बेसिकली हम उसे देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम उस एक्सप्लोजन को सिर्फ साउंड ट्रेवल की वजह से सुन सकते हैं। ठीक है, अब एमसीक्यूज देखें। एन एक्सप्लोजन टेक प्लेस ऑन मून, ऑन अर्थ वन कैन ओनली हेयर, ओनली सी एंड हेयर। तो देखिए एक्सप्लोजन वहां पर सिर्फ देखा जा सकता है, क्योंकि जो मैकेनिकल वेव्स हैं वो मीडियम के बगैर ट्रेवल नहीं करती। तो चांद से जमीन के दरमियान कोई मीडियम मौजूद नहीं होता। नेक्स्ट एमसीक्यूज है। इफ 90 वेव्स आर पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 मिनट, द वेवलेंथ ऑफ पासिंग वेव इज, इफ v इज 100 मीटर पर सेकेंड। आपके पास क्या है गिवन डाटा? टाइम गिवन है 1 मिनट 60 सेकेंड, नंबर ऑफ वेव्स गिवन है 90। फ्रीक्वेंसी आप कैलकुलेट करेंगे 90/60 से 3/2 फ्रीक्वेंसी आएगी।
लैम्डा वेवलेंथ मालूम करना है तो वी ओवर एफ 100 डिवाइडेड 3/2 आपके पास आंसर आएगा। तो लैम्डा किसके इक्वल आएगा? 66.6 मीटर के इक्वल। तो राइट आंसर इसका आएगा 4B। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें। ये एमसीक्यूज रिपीट है, लेकिन इस एमसीक्यूज में वो इफ 90 waves are passing through a point in 1 minute, the wavelength of passing wave is, if v is 100 centimeter, यानी उसने फेज डिफरेंस इस एमसीक्यूज में पूछा हुआ है। अब ये थर्ड वाला एमसीक्यूज देखें। द फेज डिफरेंस between 2 points separated by 0.8 meter and a frequency of 120 hertz is pi by 2. The wave velocity is, फेज डिफरेंस phi is equal to 2 pi x over lambda है। phi कितना गिवन है? pi by 2। x डिस्प्लेसमेंट 0.8 गिवन है। तो सबसे पहले आप लैम्डा निकालेंगे, वो कितना आएगा? 32/10 के इक्वल। v is equal to f lambda, फ्रीक्वेंसी 120 हर्ट्ज गिवन है। लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे 32/10, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 384 मीटर पर सेकंड। तो चार्ली इसका राइट आंसर होगा। डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन 1 सेकंड इज, 1 सेकंड में वेव जो डिस्टेंस कवर करती है वो वेव स्पीड कहलाता है। डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ, क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान में फासला लैम्डा बाय 2 होता है। एक क्रस्ट से एक क्रस्ट का फासला मुकम्मल वेवलेंथ कहलाता है। तो कंजेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ का फासला जो है वो हाफ वेवलेंथ कहलाएगा। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का जो प्रोडक्ट है वो 1 के इक्वल होता है। मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस कॉल्ड, होमोजीनियस मीडियम कहते हैं ऐसे मीडियम को जिसमें स्पीड ऑफ लाइट सेम रहती है। अब ये कुछ पॉइंट्स की बने वेव के ऊपर, ए बी सी डी और ई, कौन से पॉइंट्स वो कहते हैं आपस में इन फेज है। तो देखिए वो पॉइंट्स जो अपवर्ड मूव कर रहे हैं और सेम पोजीशन के ऊपर है, वो पॉइंट्स आपस में क्या होंगे? इन फेज होंगे। तो यहाँ पर बी वाला जो पॉइंट है वो अपवर्ड मूव कर रहा है और ई वाला पॉइंट जो है अपवर्ड मूव कर रहा है। तो बी और ई आपस में क्या होंगे? इन फेज होंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव है, ट्रांसफर वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम, अगर ट्रांसफर वेव डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है तो उसका फेज एंगल 180 डिग्री होता है और उसका पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 लिखा जाता है। अगर ये रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है तो फेज एंगल 0 डिग्री होता है और पाथ डिफरेंस भी 0 लिखा जाता है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव में डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन हो तो फेज एंगल 0 डिग्री और पाथ डिस्प्लेसमेंट भी 0। और अगर ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो तो फेज एंगल 180 डिग्री और पाथ डिफरेंस भी आपके पास लैम्डा बाय 2 के इक्वल आता है। एमसीक्यूज है, व्हेन अ ट्रांसफर वेव स्ट्राइक्स अ डेंसर बाउंड्री एंड रिफ्लेक्ट बैक, इट क्रिएट्स स्ट्राइक्स, इट क्रस्ट स्ट्राइक्स दी। एक ट्रांसफर वेव स्ट्राइक करती है डेंसर मीडियम पे, तो वो कब वापस आएगी? तो बेसिकली क्रस्ट जो है वो एज अ ट्रफ वापस आएगा। 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है जब एक ट्रांसफर वेव डेंसर से रेयर मीडियम के साथ टकराकर डेंसर मीडियम में वापस आती है तब। When a longitudinal wave strikes a denser boundary and reflect back, its compression strikes reflects. Compression basically as a reflection वापिस आता है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव में भी दोनों मैकेनिकल वेव्स हैं, तो मैकेनिकल वेव के अंदर जब डेंसर से रेयर मीडियम पे जाते हैं तो आपका फेज शिफ्ट 180 डिग्री आता है, और जब रेयर से डेंसर में आएंगे तो फेज शिफ्ट 0 डिग्री होगा। क्रस्ट क्रस्ट में वापिस आएगा और ट्रफ ट्रफ में वापिस आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डिपेंड्स अपॉन कंप्रेसिबिलिटी एंड इनर्शिया ऑफ मीडियम। स्पीड ऑफ साउंड दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, कंप्रेसिबिलिटी यानी इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया ऑफ मीडियम। इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी 32 मीटर पर सेकंड है। न्यूटन लॉज ऑफ स्पीड ऑफ साउंड है और लैप्लेस करेक्शन है स्पीड ऑफ साउंड की। इन सब की डिटेल इस पैराग्राफ में मौजूद है। फॉर्मूला न्यूटन के लिए क्या लिखा जाता है? v इक्वल टू अंडर रूट पी अवर रो। लैप्लास के लिए क्या लिखा जाता है? गैमा पी अवर रो।
न्यूटन ने ये assumptions ली थी कि जब साउंड वेव्स ट्रेवल करता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होते हैं, यानी आइसोथर्मल कंडीशन की इसने एग्जांपल ली थी। लेप्लेस ने बाद में करेक्शन की कि बेसिकली जब साउंड ट्रेवल करता है तो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन इतनी स्पीड में आपस में ट्रेवल करते हैं कि उन्हें टाइम ही नहीं मिलता कि वो टेम्परेचर चेंज करे, तो टेम्परेचर डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस न्यूटन लॉ ने कंसेप्ट किया था और इसको कहते हैं आइडियाबैटिक प्रोसेस। न्यूटन लॉ ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसकी वैल्यू 280 मीटर पर सेकंड थी, उसमें एरर था 16%। तो लैप्लास ने उसकी करेक्शन की और उसकी वैल्यू आई थी 33 मीटर पर सेकंड। ये फार्मूलाज हैं, v लैप्लास इज इक्वल टू अंडर रूट गैमा v वैक्यूम। दोनों फार्मूलाज में डिफरेंस देखें तो वो सिर्फ अंडर रूट गैमा का आता है। और ये आखिर में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की एक इक्वेशन है, Vt इज इक्वल टू वी नोट प्लस 0.61 t। अगर 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज हो तो 0.61 टाइम्स उसकी वेलोसिटी में, ओरिजिनल वेलोसिटी में इंक्रीज आ जाता है। इस इक्वेशन का मतलब ये है कि अगर 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़े तो उसकी ओरिजिनल वेलोसिटी में 0.61 टाइम्स अपनी एक्चुअल वेलोसिटी का इंक्रीज आता है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डिपेंड्स अपॉन, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या डेंसिटी, सब पे। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट अ गिवन प्रेशर इज v, देन डबलिंग द प्रेशर न्यू स्पीड बिकम्स इक्वल टू, तो देखिए प्रेशर डबल होगा तो स्पीड ऑफ साउंड में लेप्लास करेक्शन में p की जगह पर रिप्लेस करेंगे 2p, अंडर रूट 2 कॉमन आएगा तो वैल्यू आपके पास आएगी 1.4 टाइम, और ये 1.4 टाइम 1.14 टाइम इंक्रीज करेगी ये वैल्यू। विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड बिकम्स, टेम्परेचर इंक्रीज करने से स्पीड ऑफ साउंड पर क्या असर पड़ता है? तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ती है, इसके साथ इसका रिलेशन डायरेक्ट होता है। स्पीड ऑफ साउंड एयर में 0 डिग्री सेल्सियस 32 है, तो 2 डिग्री सेल्सियस पर कितनी होगी? तो फॉर्मूला यूज करेंगे Vt 0.61 t, 2 टाइम्स टेम्परेचर इंक्रीज है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 33 मीटर पर सेकेंड। इलास्टिक मॉडुलस की डायमेंशन आपको याद होनी चाहिए, ये स्ट्रेस टू स्ट्रेन रेशियो है, तो इलास्टिक मॉडुलस सिर्फ स्ट्रेस का आएगा क्योंकि स्ट्रेन की कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। ml-1t-2, ये नीचे कैलकुलेट भी की हुई है। करेक्ट रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ साउंड एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज, ये आपको टेक्स्ट बुक से देखना पड़ेगा। Vt अवर V नोड इज इक्वल टू T अवर T नोड अल्फा है, V नोड अवर T Vt इज इक्वल टू T अवर T नोड या V नोड अवर Vt। यहां मैं इसकी एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं मार्क कर रहा हूं, इसको आप टेक्स्ट बुक से कंफर्म कीजिएगा। साउंड ट्रेवल फास्टर इन, बल्कि ये यहां पर हाईलाइट है लेकिन फिर भी आप लोग इसकी करेक्ट ऑप्शन लाजमी बुक से देखिएगा। साउंड किस पार्टिकल में ज्यादा ट्रेवल करता है? तो ये वो मीडियम है मोलर मास का, जिसका मोलर मास कम होगा साउंड उसमें ज्यादा जल्दी ट्रेवल करेगा। सोलर मोलर मास का ये फार्मूला है। गैस इज हीलियम में मोलर मास 4 है, हाइड्रोजन में 2 है, ऑक्सीजन में 32 है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का 44 है। तो सबसे ज्यादा कम मोलर मास जो है वो हाइड्रोजन का है, तो हाइड्रोजन के अंदर स्पीड सबसे ज्यादा फास्ट ट्रेवल करेगी। गैमा में गैसेस 3 तरह की होती है, मोनोटॉमिक, डायटोमिक और ट्राइटोमिक। ये उसकी 3 वैल्यूज आप याद रखेंगे। और अब आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। 3 प्रिंसिपल आपने पढ़े हैं सुपरपोजिशन के, इंटरफेरेंस, बीट्स एंड स्टेशनरी वेव्स। जब फ्रीक्वेंसी सेम हो और डायरेक्शन सेम हो तो फिनोमिना को इंटरफेरेंस कहते हैं। जब बीट्स में फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंस हो, डायरेक्शन सेम हो तो बीट्स कहलाती है। स्टेशनरी वेव में फ्रीक्वेंसी सेम रहती है लेकिन एक दूसरे के डायरेक्शन में ऑपोजिट होते हैं, तो हम इसे कहते हैं स्टेशनरी वेव्स। अच्छा जी, अब आगे देखिए, ये स्टेशनरी वेव्स का टॉपिक है। स्टेशनरी वेव्स इन क्लोज्ड पाइप एंड स्टेशनरी वेव्स इन ओपन पाइप। सबसे पहले तो देखें स्टेशनरी वेव्स जो कि बोथ हैंड से क्लोज हो, इसमें फर्स्ट हार्मोनिक के लिए फार्मूलाज क्या होंगे? स्ट्रेच स्प्रिंग है आपके पास, उसको दोनों एंड से क्लोज रखा गया है, तो इसमें हाफ लेमडा बाय 2 टोटल लेंथ बनती है और लेमडा वेवलेंथ किसके इक्वल आएगी? 2l के इक्वल आएगी। v इज इक्वल टू एफ लेमडा से जब आप पहली हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो f1 आपके पास जो सा है वो v डिवाइडेड बाय 2l के इक्वल आएगा।
ये पहली फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बनता है जब आपका जो ऑर्गन पाइप है वो दोनों एंड से क्लोज्ड हो और उसमें स्ट्रेच स्प्रिंग या स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस की जाए। फिर आपके पास आता है सेकंड हार्मोनिक, लैम्डा इज इक्वल टू इस टू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल, यानी एक वेवलेंथ के, एक क्रस्ट और एक क्रस्ट का दरमियानी फासला वेवलेंथ के बराबर होता है। यहां से जो लैम्डा की वैल्यू है वो L1/2 के इक्वल आएगी और फ्रीक्वेंसी आपके पास आएगी 2v डिवाइडेड बाय 2l। v और 2l f1 के इक्वल है तो f2 फ्रीक्वेंसी 2f1 के इक्वल आती है। पहले आगे चल के अगली स्लाइड पर स्ट्रेच स्प्रिंग की सारी फॉर्मेट को देखते हैं और फिर वापस आके हम ऑर्गन पाइप के सारे फॉर्मेट को देखेंगे। अच्छा, स्ट्रेच स्प्रिंग में जो लेंथ है वो 3 लैम्डा बाय 2 के बराबर होती है। एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का फासला पूरा और एक वेवलेंथ हाफ होती है, 3 नोड्स बनते हैं तो फ्रीक्वेंसी आएगी 3f1। तो अब अगर आप देखें, पहली फ्रीक्वेंसी f1 थी, दूसरी 2f1 थी, तीसरी 3f1, तो nth हार्मोनिक के लिए ये फार्मूला nf1 बनेगा और बाजुकात ये वाला फार्मूला भी इस्तेमाल होता है nv/2l। तो आपको डिफरेंट हार्मोनिक्स की फ्रीक्वेंसी एमसीक्यूज में निकालने के लिए पूछा जा सकता है। अब वापस आए ऑर्गन पाइप के ऊपर जो कि बोथ हैंड से क्लोज है, बोथ हैंड से ओपन है, बोथ हैंड से ओपन है, तो ये हाफ नोड लैम्डा बाय 4 बनेगा और ये वाला हाफ का हाफ लैम्डा बाय 4 बनेगा। तो टोटल जो इसमें अगेन स्टेशनरी वेव्स बन रही है वो लैम्डा बाय 2 ही बन रही है, लेकिन टोटल लेंथ कितनी होगी, लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4 और लैम्डा की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 2l के इक्वल। तो f1 आपका इसमें v/2l के इक्वल आएगा। अब आप देखें ऑर्गन पाइप जो बोथ हैंड से ओपन है उसमें स्टेशनरी वेव्स जो सी हैं वो दो बन रही हैं, दो नोड पॉइंट्स बन रहे हैं। तो ये लैम्डा बाय 4, इतना हिस्सा, फिर लैम्डा बाय 4 और दरमियान वाला हिस्सा जो सा है वो आपके पास लैम्डा बाय 2 होगा। तो टोटल जो आपके पास वैल्यू आएगी वो 3 लैम्डा बाय 2 के इक्वल आती है। तो फ्रीक्वेंसी आपके पास इक्वल आएगी f2 इज इक्वल टू 2f1। यहां मैं कैलकुलेशंस की डिटेल में बिल्कुल नहीं जा रहा हूं, सिर्फ हम आखिर के फाइनल फार्मूलास को देख रहे हैं। इसी तरह ऐसा ऑर्गन जिसमें 3 लूप्स बनते हैं, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, एक लूप ये बनता है और 2 लूप उसके इनसाइड बनते हैं, एक ये वाला और एक साथ वाला। तो टोटल 3 लैम्डा बाय 2 आपके पास आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी जब इसकी कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगी 3f1। नेट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आएगा, n इंटू f1, यानी ये बिल्कुल सिमिलर है जो कि स्ट्रेच स्प्रिंग की स्टेशनरी वेव्स के इक्वल है। अब आ जाए क्लोज्ड पाइप ऑर्गन के ऊपर। इसमें पहले लूप में सिर्फ लैम्डा बाय 4 यानी हाफ का भी हाफ स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होती है, एक एंटीनोड और एक नोड प्रोड्यूस होता है। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो v डिवाइडेड बाय 4l के इक्वल होती है। इसमें 1.5 की फ्रीक्वेंसी 3f1 के इक्वल होती है और फिर अगली फ्रीक्वेंसी 5f1 के इक्वल होती है। तो इसको हम कह सकते हैं fn इज इक्वल टू 2n-1 इंटू f1। 2n-1 बेसिकली n इज इक्वल टू 1, 3, 5 एंड अप टू सो ऑन आएगा। तो ये 3 बेसिक फार्मूलाज हैं। तो आपको 1, 2, 3 किसी भी किस्म की फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट करने का कहा जा सकता है। अब ये दरमियान में नोड और एंटी नोड का कॉन्सेप्ट है स्टेशनरी वेव्स में। नोड के ऊपर एंटी नोड का मोमेंटम और नोड के ऊपर एंटी नोड जो से है वो पार्टिकल्स हमेशा रेस्ट पर होते हैं। जब रेस्ट पर है उनकी वेलोसिटी जीरो है तो उनका मोमेंटम भी जीरो होगा। और एंटी नोड के ऊपर पार्टिकल्स ऑसिलेशन में होते हैं तो उनका मोमेंटम मैक्सिमम होता है क्योंकि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है। नोड पर एनर्जी जीरो होती है और एंटी नोड पर एनर्जी मैक्सिमम होती है। नोड के ऊपर प्रेशर मैक्सिमम होता है, एंटी नोड के ऊपर पार्टिकल का प्रेशर मिनिमम होता है। नोड के ऊपर एस यानी डिस्टेंस मैक्सिमम और एंटी नोड पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है और पार्टिकल्स की जो ऑसिलेशन है वो मिनिमम होती है। पोजीशन फाइंड करनी है तो n लैम्डा बाय 2 मालूम करना है और एंटी नोड जो है वो n लैम्डा बाय 4 से मालूम होते हैं। ये पार्टिकल्स की पोजीशन कैलकुलेट करने के लिए फार्मूलाज इस्तेमाल होते हैं। अब इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज है। A stretch spring is plugged at a length
लेंथ L by 4, the number of loops are, लेंथ टोटल L by 4 है, नंबर ऑफ लूप्स निकालने हो तो फॉर्मूला है L डिवाइडेड बाय 2 है, फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल है, N by 2 के इक्वल है, N वैल्यू पुट करेंगे तो लूप्स आपके पास आएंगे L by 4, तो 2 नंबर ऑफ लूप्स के लिए जो लेंथ आएगी वो लैम्डा बाय 4 आएगी। दूसरे एमसीक्यूज में वो कहता है 3 लोएस्ट फ्रीक्वेंसीज इन हर्ट्ज विद विच 20 सेंटीमीटर लॉन्ग क्लोज पाइप कैन वाइब्रेट। तो इसकी फ्रीक्वेंसीज बेसिकली आपने निकालनी है, लोएस्ट फ्रीक्वेंसीज निकालनी है, 3 लोएस्ट फ्रीक्वेंसीज इन विच 20 सेंटीमीटर क्लोज पाइप कैन वाइब्रेट। तो F1 V आवर 4 लैम्डा के इक्वल है, V वेलोसिटी 340, 4 लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, 20 10 पावर -2 करेंगे तो पहली फ्रीक्वेंसी आएगी 425, दूसरी फ्रीक्वेंसी 3F1 होती है क्योंकि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, तो 425 इंटू 3 आपके पास 1275 आएगा, और तीसरी फ्रीक्वेंसी 5F1 के इक्वल होती है तो वो आएगी 21225, तो बीटा इसका राइट आंसर आ जाएगा। थर्ड एमसीक्यूज है द गर्ल प्रोड्यूस अ नोट व्हेन शी ब्लोज जेंटली इन ऑर्गन पाइप। वो कहते हैं कि एक लड़की नोट प्रोड्यूस करती है जब वो एक ऑर्गन पाइप में ब्लो करती है, इफ शी ब्लोज हार्डर इनटू द पाइप द मोस्ट प्रोबेबल चेंज विल बी दैट साउंड वेव। अगर वो तेजी से ब्लो करती है तो फिर स्टेशनरी वेव या साउंड वेव में किस चीज का चेंज आएगा, तो बेसिकली उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि उसकी अमाउंट ऑफ थ्रो ऑफ एनर्जी चेंज हो रही है, तो इसका आंसर आएगा बीटा, और सेकंड वाले का आंसर भी है बीटा। रेशियो ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ ओपन एंड क्लोज पाइप। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज कौन कौन सी है, यानी पहली बेसिक एनर्जी, उसकी आपने रेशियो निकालनी है। ओपन के लिए ये रेशियो है V/2L और क्लोज के लिए ये रेशियो है V/4L, तो ये 4/2 2 के इक्वल आ जाएगा। इनकी वेवलेंथ की रेशियो निकालेंगे तो वो 1/4 आएगी, तो चार्ली इसका राइट आंसर बनता है। MCQs है wavelength of a wave for closed pipe having the length L in fundamental mode। फंडामेंटल मोड में क्लोज पाइप के अंदर वेवलेंथ कितनी होगी, तो ये वाली शेप है और इसमें आपने इसकी वेवलेंथ निकालनी है, तो ये λ/4 वेवलेंथ बनती है। क्लोज पाइप के अंदर फंडामेंटल के अंदर सिर्फ क्वार्टर वाला जो पोर्शन है स्टेशनरी वेव्स का वो बनता है। सेकंड एमसीक्यू है स्टेशनरी वेव्स आर जनरेटेड ऑन अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L एंड इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज। उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी जो स्ट्रिंग पर बन रही है, तो ये अभी आपने मालूम किया V/2L इसकी फ्रीक्वेंसी बनती है। स्टेशनरी वेव्स में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज मालूम करने के लिए एक और फार्मूला भी इस्तेमाल होता है, F = 1/2L √T डिवाइडेड बाय μ। ये T जो है यहाँ पर याद रखिएगा टेंशन पर यूनिट लेंथ है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, T/m इसका यूनिट है। ठीक है, टेंशन पर यूनिट लेंथ, मीटर इसका यूनिट आएगा। डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट नोड एंड फोर्थ एंटी नोड इज। पहले नोड और एंटी नोड में कितना डिस्टेंस होता है, पहले नोड λ/4 है, सेकंड नोड की वैल्यू 3 λ/4 होती है, थर्ड नोड की वैल्यू 5 λ/4 और फोर्थ नोड की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 7 λ/4 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है स्ट्रेच स्प्रिंग में अगर स्पीड वेव डबल कर दी जाए तो टेंशन पर क्या असर पड़ेगा, तो टेंशन डायरेक्टली रिलेटेड होती है, अगर स्पीड 2 टाइम्स बढ़ा दी जाए, दोनों तरफ स्केयर करें तो आपके पास टेंशन 4 टाइम इंक्रीज हो जाए। If a stretch string vibrates in 3 loops, then relation between its length and wavelength of a stationary waves। अगर स्ट्रेच स्प्रिंग 3 लूप्स में वाइब्रेट करती है, n = 3 है, द रिलेशन बिटवीन लेंथ एंड वेवलेंथ ऑफ स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव्स के दरमियान में लेंथ का रिलेशन क्या होगा और वेवलेंथ का रिलेशन क्या होगा, तो वैल्यू आपके पास आएगी λ = 3 है। आखिरी टॉपिक है डॉपलर इफेक्ट का। डॉपलर इफेक्ट में अगर ऑब्जर्वर मूव कर रहा है स्टेशनरी सोर्स की तरफ तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो सी है वो F × V + U0/V के बराबर होगी, और अगर स्टेशनरी सोर्स
से ऑब्जर्वर अवे मूव कर रहा है तो रिलेशन v माइनस यू नोट ओवर v के बराबर होगा। इसके कंपैरिजन में एफ ए की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर होगी एफ से और एफ बी की फ्रीक्वेंसी यहां पर लेस होगी एफ से, क्योंकि ऑब्जर्वर जो सा है वो अवे मूव कर रहा है। अगर ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, स्टेशनरी सोर्स मूव कर रहा है, तो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे एफ इंटू वी आवर वी माइनस यूएस, रेशो इसकी ग्रेटर देन 1 आएगी और एफ सी ग्रेटर होगा एफ से। अगर ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, स्टेशनरी वेव्स ग्रेटर मूव कर रही है, तो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे एफ डी इज इक्वल टू एफ इंटू वी आवर वी प्लस यूएस। एफ डी आवर एफ लेस देन 1 है और एफ डी ग्रेटर देन एफ है। इसका जनरलाइज फॉर्मूला भी लिखा जाता है और वो क्या लिखा जाता है, एफ इंटू वी प्लस माइनस यू नोट आवर वी प्लस माइनस यू ऑफ एस। तो इसी में ये चारों फार्मूला जो हैं वो सेव हो जाते हैं और ये सारी कंडीशंस इसमें आ जाती हैं। ये यहाँ पर 4 केसेस डिस्कशन है, इसके आगे फर्दर 4 केसेस हैं। जब रिलेटिव मोशन हो रही हो तो तब रिजल्ट्स क्या होंगे, ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो हम जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो v प्लस यू नोट डिवाइडेड बाय v माइनस यूएस होगा और रेशियो इसकी ग्रेटर देन 1 आएगी और इसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन f आएगी। अगर ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों एक दूसरे से अवे मूव कर रहे हैं तो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा v माइनस यू नोट अवर v प्लस यू ऑफ एफ। तो फ्रीक्वेंसी इसकी लेस देन 1 आएगी और f ऑफ f इसका लेस देन f आएगा। अगर ऑब्जर्वर और सोर्स रेस्ट पर है तो फार्मूला जो हम इस्तेमाल करेंगे वो v आवर v इंटू एफ इस्तेमाल करेंगे, यानी दोनों की फ्रीक्वेंसी पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो जर्नलाइज फार्मूला अगर आप ऊपर देखें, इसका जर्नलाइज फार्मूला क्या लिखा जाएगा, v प्लस माइनस ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय v प्लस माइनस u ऑफ s। अप्लाई कैसे करना है, सोर्स आपका रेस्ट पर है तो सोर्स की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो फार्मूला u ऑफ s वाला बनेगा, u ऑफ s 0 तो बाकी नीचे v बनेगा, तो v प्लस u ऑफ नोड आवर v। आपका सोर्स से ऑब्जर्वर मूव पर जा रहा है तो सोर्स अगेन 0 होगा, अवे जा रहा है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो v माइनस यू नोट। आपका ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, जब ऑब्जर्वर रेस्ट पर है तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी 0 तो v ऊपर और नीचे सोर्स टुवर्ड्स द रेस्ट ऑब्जर्वर आ रहा है तो माइनस साइन आएगा, और अगर सोर्स अवे जा रहा है तो प्लस साइन आएगा। तो ये साइन कन्वेंशन आपको याद रखनी पड़ेगी। साइन कन्वेंशन क्या है, दोबारा सुन लें। अगर ऑब्जर्वर टुवर्ड्स मूव कर रहा है रेस्ट सोर्स के तो उसकी वेलोसिटी प्लस में लिखी जाएगी। अगर ऑब्जर्वर रेस्ट सोर्स से अवे मूव कर रहा है तो वेलोसिटी नेगेटिव। अगर सोर्स टुवर्ड मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव, अगर सोर्स अवे मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव लिखी जाएगी। यही साइन कन्वेंशन इन दोनों पर अप्लाई करके इसी एक फार्मूले से ये दोनों वाले फार्मूलाज भी ड्राइव हो सकते हैं। डॉपलर इफेक्ट्स की एजम्पशंस क्या थी कि डॉपलर इफेक्ट्स जो है वो रिलेटिव मोशन ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर के दरमियान में होता है। डॉपलर इफेक्ट में कोई रिलेटिव मोशन डिस्कशन नहीं होती, ये बेल्स इफेक्ट कहलाता है। डॉपलर इफेक्ट्स में डिस्टेंस इंडिपेंडेंट रहता है, बेल्स इफेक्ट के अंदर डिस्टेंस जो है वो डिपेंडेंट रहता है। तो ये दो बेसिक चीजों के डिफरेंस है, एक डॉपलर इफेक्ट का और एक बेल्स इफेक्ट का। ये लेक्चर हम यहाँ पर क्लोज करते हैं और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 11 का होगा। बाकी जो चैप्टर्स हैं वो एमडी कैट के सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो आज के इस लेक्चर से इतना ही, हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो चैप्टर नंबर 11 का होगा।